Topic number 6.3. Name of the topic is extraction of the crude metal from the concentrated ore. चलो एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज करवा देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, टाइप ऑफ ओर मतलब कौन से टाइप की ओर आपको दी है वो हम पहले डिसाइड करते थे. फिर उसके बाद उसका कंसंट्रेशन मतलब उसको कंसंट्रेट कैसे करें. तो फर्स्ट मेथड थी हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड थी मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड थी फ्लोटेशन एंड फोर्थ थी लीचिंग. लीचिंग में 2 पार्ट थे. इससे तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या पहले तो फाइंड आउट करते थे कि कौन से टाइप की ओर आपको दी है. फिर आप उसको कंसंट्रेट करने की पर्टिकुलर मेथड, आप उसको कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि गैंग पार्टिकल्स को आप रिमूव करते थे. ओके अब गैंग पार्टिकल को रिमूव कर दिया तो मतलब अब जो भी आपके पास बचा है वो है प्योर मेटल कंपाउंड लाइक Fe2O3 या Al2O3. ओके तो वो प्रॉपर आपके पास मेन कंपाउंड बचा है. तो इसमें से आप मेटल फाइंड आउट करेंगे. लेकिन वो मेटल अगर आपको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कैसे मिलेगी पता है? क्रूड मिलेगी. क्रूड का मतलब है विथ इंप्यूरिटीज. Okay, crude means impurities. So the concentrated ore must be converted into the form which is suitable for the reduction. Usually the sulfide ore is converted to the oxide before reduction. अब मेन ध्यान से देखना, अगर आपको कोई भी मेटल का फॉर्म दिया है लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, मीन्स मेटल फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. मतलब मेटल का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? ऑक्साइड फॉर्म ही होना चाहिए. ओके तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म. अब आपने लिस्ट देखा है तो कौन से टाइप की ऑक्साइड थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्साइड थे, फिर कार्बोनेट ओर थी. ओके फर्स्ट was hydroxide, second was carbonate, third sulfide. तो जनरली इन 3 टाइप की ओर आपको जनरली मिलती है. अब सबको अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे पता है? उसको हीट करो. लेकिन हाइड्रोक्साइड को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको कैसे करेंगे आप? तो हाइड्रोक्साइड को मेटल ऑक्साइड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको हीट करो. कार्बोनेट को अगर आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो मेथड का नाम है कैल्सिनेशन. मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर कार्बोनेट इज हीटेड टू गिव द ऑक्साइड. और अगर सल्फाइड है तो उसके लिए है रोस्टिंग. And generally roasting process is done in presence of air. Here in presence of oxygen and here in presence of air. In presence of oxygen. Okay और यहाँ पे in absence of oxygen. Calcination होगा in absence of oxygen and roasting होगा in presence of the oxygen. तो सल्फाइड और कार्बोनेट तो ये तो देखो रिएक्शन. फर्स्ट एग्जांपल दिया है Fe2O3 का. ओके फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है Fe2O3 का. ये वाला देख लो. तो Fe2O3 is heated to give the Fe2O3 and water molecules are removed. These are the water of crystallization. Second कार्बोनेट और दिए तो देखो simply it is heated to give the ZnONCO2. ये तो ये वाली रिएक्शन हुई, याद करो. CaCO3 is heated to give CaO plus CO2. तो इसके जैसा ही हुआ यहाँ पे ZnCO3 gives ZnONCO2. Similarly CaCO3 and MgCO3, then we are getting CaONCO2 and MgONCO2. ओके मीन्स यहाँ पे 2 लिख दिया है देख लो. तो सिंपल रिएक्शन हुई. तीनों रिएक्शंस आपको लर्न करनी है. फंडामेंटल समझ में आ गया होगा. Generally reaction is occurred in absence of O2, that is calcination. Okay next अब जो प्रोसेस है प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग. ओके अब ये जो रोस्टिंग वाली प्रोसेस है
उसके लिए जो फर्नेस यूज होती है, दिस फर्नेस इज नेम्ड रेवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस का नाम है रेवर्बरेटरी फर्नेस। यहां पे देखो लिखा है चार्ज हुपर, जिसमें से आप मिनरल या ओर यहां पे ऐड होगी फर्नेस के अंदर। ओके, यहां पे अंदर पाइपलाइन दी है जिसमें से कंटिन्यूअस एयर एंड ऑयल इसमें से बाहर निकलता है। ओके ओके, तो चार्ज हुपर में से हम जनरली ओर एंटर करेंगे। ओके, यहां पे सब जगह पे देख लो, यहां से ऑयल एंड वाटर हम जनरली ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, यहां पे मैग्नेसाइट हम ऐड करते हैं, यहां पे फर्नेस चार्ज और यहां पे सिलिका सैंड दोनों साइड हम फिलअप करते हैं, जिससे यह पार्ट कंटिन्यूअसली हीट होता है। अब एयर इसलिए पास करते हैं क्योंकि यहां पे रोस्टिंग प्रोसेस है, एंड जनरली इन रोस्टिंग प्रोसेस in presence of air we are heating the sulfide ore, so sulfide is converted into oxide. Okay, now sulfide ores are the copper are heated in reverberatory furnace. If the ore contains iron, it is mixed with the silica before heating, and the iron oxide slags off as iron silicate. Copper is produced in the form of the copper matte. अब यहां पे ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं, ये तो समझ में आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम जनरली उसमें से फिर मेटल इजीली फॉर्म होती है। चलो वो कैसे, तो उससे पहले तो ये देखते हैं कि कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है, तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जनरली Cu2s कॉपर सल्फाइड इसका नाम याद हो तो, और CuFeS2 इसका नाम है कॉपर पायराइट। ओके, तो CuFeS2 उसको रेवर्बरेटरी फर्नेस में अगर हमने हीट किया, रेवर्बरेटरी फर्नेस पे जब हमने इसको हीट किया, तो इससे क्या होगा, Cu2s और Fes का मिक्सचर मिलेगा। दिस मिक्सचर इज नोन एज मैटे। ओके, दिस मिक्सचर इज नोन एज मैटे। अब एग्जाम में कौन से फॉर्म में पूछ सकते हैं, फर्स्ट इज Cu2s एंड Fes फॉर्मूला के फॉर्म में। अब मुझे ये बताओ दोनों में मेटल का चार्ज क्या होगा, Cu2s में कॉपर का क्या होगा, Fes में Fe का क्या होगा। यस ट्राई, Cu2s में कॉपर का चार्ज क्या होगा, थिंक अबाउट इट। Cu2s में कॉपर का होगा +1, क्योंकि सल्फाइड का चार्ज होता है -2, तो दो कॉपर का मिला के +2, तो एक कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली Fes में Fe का क्या होगा, +2। अब याद करो, अगर कॉपर का चार्ज 1+ है तो उसका नाम है क्यूप्रस। क्या नाम है इसका, क्यूप्रस, एंड S फॉर सल्फाइड। सिमिलरली Fes दिया है अगर, तो यहां पे होगा फेरस सल्फाइड। ओके, दिस वन इज क्यूप्रस सल्फाइड, दिस वन इज फेरस सल्फाइड। तो ये हुआ दूसरा फॉर्मेट इसका। What is mate? Mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide. Third representation. So now see how is it depicted. In stock notation method, generally oxidation number is written. So Cu2s means copper 1 sulfide, and Fes means iron 2 sulfide.
This 1 and 2 is oxidation number of that metal in the given compound. Okay, so first is copper 1 sulfide, another is iron 2 sulfide. First is copper 1 sulfide, another is iron 2 sulfide. Okay, so this one is the mixture of matter. अब एग्जाम में क्या करेंगे ये लोग? अब देखो, कॉपर का चार्ज अगर 1 प्लस है तो Cu2s लिखेंगे, कॉपर का चार्ज 2 प्लस है तो डायरेक्टली CuS लिखेंगे. सिमिलरली Fe का चार्ज +2 है तो FeS लिखेंगे, और अगर 3 प्लस है तो Fe2S3 होगा. और एक कंपाउंड और भी है FeS2. 11th में शायद आपको याद हो तो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में ये एक्सेप्शन था, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है FeS2 में. ओके, चलो नेक्स्ट, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड. और अगर कॉपर का चार्ज +2 है तो इसका नाम होगा क्यूप्रिक. तो यहाँ पे क्यूप्रस की जगह पे आपको ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं क्यूप्रिक सल्फाइड, तो पता होना चाहिए क्यूप्रस ही है. दोनों में ऑस आता है, चलो ऐसे याद रखो, और एक बार बोर्ड में भी पूछ लिया है उन्होंने. ओके, अब FeS इज अ फेरस सल्फाइड. अगर Fe का चार्ज +3 हुआ ना तो इसका नाम है फेरिक आयन, thus it is known as फेरिक सल्फाइड. तो फेरस, क्यूप्रिक एंड फेरिक ऐसे भी आ सकता है. और सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा, कॉपर का 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, Fe का 3 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो आना चाहिए 1 and 2. ओके, तो चलो याद रखो कि मैटर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स FeS and Cu2s. FeS means ferrous sulfide, Cu2s means cuprous sulfide. इसका स्टॉक नोटेशन के हिसाब से नेम होगा कॉपर 1 सल्फाइड, अनदर साइड आयरन 2 सल्फाइड. नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन तो तीनों इजी है, देख लो, इसलिए याद रहेंगे. अब इस रिएक्शन में यहां पे हमने सिलिका यूज किया था, देख लो, जिससे क्या होगा कि FeS वो कन्वर्ट होगा पहले FeO में, वो आगे थ्योरी आएगी, और फिर ये FeO वो सिलिका के साथ रिएक्शन करके बनाएगा स्लैग. पता है ना ये तो और एक MCQ याद रखना है हमें, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो स्लैग बनता है तो वो स्लैग का फॉर्मूला है आयरन सिलिकेट, और Fe के एक्सट्रैक्शन में जो स्लैग बनता है उसका फॉर्मूला है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट. दोनों याद रखना, Cu है तो FeSiO3, Fe एक्सट्रैक्शन है तो CaSiO3. तो ये भी जनरली MCQ में पूछेंगे, आगे आएगा लेकिन अभी बता दिया है. ओके, तो ये लर्न करना. चलो, तो सबको समझ में आया होगा. रोस्टिंग की एक लिमिटेशन है कि जनरली ड्यूरिंग द रिएक्शन वी आर गेटिंग द SO2. ओके, और यहाँ पे आपने शायद बावला, अहमदाबाद से बावला जाते हैं तो बीच में चांगोदर आता है, तो चांगोदर में एक सेफ एनवायरमेंटल जोन सेज उन्होंने बनाया, गवर्नमेंट ने एक बनाया है कि जितने भी नरोड़ा और वटवा के साइड जितने भी फैक्ट्रीज है ना, यहाँ पे इसी एरिया में वो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी नाम दे दिया है सेज. सेज मतलब सेफ एनवायरमेंटल जोन. ओके, और सेज ने भी डिसाइड किया है कि अगर आपकी फैक्ट्री में SO2 प्रोड्यूस होता है तो वहां पे कंपलसरी आपको H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री प्लांट आपको लगा ही देना है, जिससे वो SO2 एयर में ऐड होके SO3 न बनाए. ओके, ये ध्यान रखना है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड. मतलब पहले आपने और कौन सी है वो डिसाइड कर दिया, फिर उसका कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद उसको ऑक्साइड कन्वर्जन, और एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद सिंपल कार्बन के साथ इसका रिडक्शन, कार्बन या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या तो फिर कोई भी एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल से क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी, वो जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होगी एक्टिव मेटल की, और वो ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो यूज होगा.
मतलब देखो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन का और इसने MXOY का रिडक्शन किया, मतलब वो सब रिड्यूसिंग एजेंट्स है। एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जनरली कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इवन अनदर द मेटल, मैंने बताया ना अभी एक्टिव मेटल वो यूज होती है। तो रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड usually involves the heating it with some other substance acting as a reducing agent, and the reducing agent, that is a carbon, combines with the oxygen of the metal। तो देख लो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन दिया है, मेटल का चार्ज उन्होंने ध्यान रखा है कि भाई MXOY है तो फिर O का चार्ज X माइनस और M का चार्ज Y प्लस, ओके, जिससे YC और XM और YCO आपको मिलेगा। ओके, अगर कार्बन लेते हैं तो CO मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो CO2 मिलेगा आपको साइड प्रोडक्ट। Some metal oxides get reduced easily while others are very difficult to be reduced. So reduction means the electron gain or electronation, and in any case heating is required, and to understand the variation in the temperature requirement for the thermal reductions, तो उसका जब टेम्परेचर डिपेंडेंट जो रिएक्शन है उसका नाम है पायरोमेटलर्जी, नाम याद रखना है आपको। एंड टू प्रेडिक्ट विच मेटल विल सूट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी टर्म इज रिक्वायर्ड। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट थियरी है अपनी वो है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। चलो ये थियरी अभी हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी प्योरिफिकेशन मेथड पूछती है, तो चलो उसकी बारी अभी। So first of all, distillation method. There are many methods for that. So first method is distillation method. चलो तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन मेथड्स, तो उसमें फर्स्ट है अपनी डिस्टिलेशन एंड लिक्वेशन। ये जो डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा कि जनरली जिस मेथड का, जिस मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है, लाइक जिंक एंड मर्क्यूरी, okay, so these metals have a very low boiling point, so that's why simply हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। चलो यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड हमने लिया है, तो उसके ऊपर हमने एक बीकर रख दिया है, ओके, और यहाँ पे हमने बर्नर रख के फिर उसको हम हीट करेंगे। अब ये जो बीकर है इट इज पैक्ड, ओके, और फिर उसमें से एक सिंपल एक पाइपलाइन पास होगी और यहाँ पे कंडेंसर हमने लगाया है। कंडेंसर में क्या होगा कि जनरली लो टेम्परेचर अगर हमें चाहिए और जो भी वेपर हमें मिलती है, तो वेपर को अगर हम ठंडा पड़ने दें, ओके, यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर फ्लो हम रखते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो कंटिन्यूअस कोल्ड रहेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे मेटल को हीट किया, मेल्टिंग पॉइंट लो इज, सो एट द टाइम जनरली लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, मतलब इजीली हम लो टेम्परेचर गेन कर सकते हैं और कांस्टेंट भी रख सकते हैं, ओके, जिससे क्या होगा कि वो सिर्फ मेटल ही, उसके साथ जो इंप्योरिटीज होगी वो इंप्योरिटीज उसके अंदर ही रहेगी, ओके, और फिर प्योर मेटल हमें मिलेगी यहाँ पे, यहाँ से जब पास होगी तब। कई कबार ऐसा होगा कि अगर इंप्योरिटीज, इम्प्योर मेटल इज इवोपोरेटेड, तो उसको मतलब इवोपोरेट मतलब
वेपर में कन्वर्ट कर देंगे और उसको वेपर को हम फिर कंडेंसर में से पास करेंगे, जिससे यहाँ पे हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा एंड इट इज केप्ट फॉर कूलिंग एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग द मेटल। सिंपल। सेकेंड मेथड है लिक्वेशन। चलो अब ये लिक्वेशन क्या है वो हम देखते हैं। देखो लिक्वेशन में जनरली आपने शायद देखा होगा कि एक स्लोप रखते हैं, स्लोप के नीचे हम हॉट एयर ब्लो करते हैं कंटिन्यूअस। यहां पे हम इम्प्योर मेटल लाइक टीन, कहां पे दिया है, मेटल लाइक टीन कैन बी प्योरिफाइड, कैन बी रिफाइंड। ओके, यहां पे भी हमें फाइनली क्या मिलेगा, तो यहां पे हमें मिलता है प्योर मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म। यहां पे हमें कितना टेम्परेचर वाली हॉट एयर ब्लो करेंगे, तो सपोज टीन है, टीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उससे ज्यादा टेम्परेचर वाली, सपोज इसका टेम्परेचर हम 80 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली हॉट एयर यहाँ पे ब्लो करेंगे। ओके, जिससे ये जो स्लोप है वो हीट होगा, ये जो स्लोप दिया है वो, और फिर हीट होने से क्या होगा कि जो इंप्यूरिटीज होगी तो वो स्लोप पे ही रह जाएगी और यहाँ पे हमें प्योर मेटल मिलेगी नीचे। ओके, तो इससे प्योर मेटल मिलती है। सो दिस वन इज अवर लिक्वेशन मेथड। चलो नेक्स्ट। ओके, तो चलो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है उसमें 99.99% प्योर मेटल आपको मिलती है, और इस मेथड से जनरली Zn, Cu, गोल्ड, इन सबका रिफाइनिंग हो सकता है इससे। ओके, मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जनरली इसमें हम क्या करते हैं, तो चैप्टर 3 में ये थियोरी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जनरली वी विल टेक two electrodes, anode and cathode, both are attached with battery. Okay, as an anode generally impure metal is taken. चलो एग्जांपल ही ले लेते हैं, impure copper is taken as an anode and pure copper is taken as a cathode and solution will be of CuSO4. यही थियरी आप पढ़ चुके हैं कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 बाय यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। दो थे शायद आपको याद हो तो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 बाय कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस बाय द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो इस मेथड में क्या होगा कि जितना भी कॉपर एनोड पे जो भी Cu सॉलिड होगा ना, वो आयन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहां पे, प्योर कॉपर के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन। और जितने Cu2+ अंदर ऐड होंगे यहाँ पे, जितने Cu2+ सोल्यूशन में जाएंगे उतने ही Cu2+ यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो क्या होगा, इंप्यूरिटीज उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वो जाएंगे सोल्यूशन में Cu2+ आयन के फॉर्म में, और उतने ही Cu2+, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में ऑलरेडी Cu2+ और SO4 का बैलेंस्ड था ही, बैलेंसिंग, और यहाँ पे एडिशनल Cu2+ आए ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ड्यू टू द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, so that the Cu2+ ions, additional Cu2+ ions of the solution will undergo the reduction reaction to give the Cu solid, and thus impure copper is electroplated on the surface of प्योर कॉपर। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर सोल्यूशन में गए और उतने सोल्यूशन के Cu2+ आयन सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और प्योर कॉपर एलिमेंट होता है इसलिए 99.99% प्योर मेटल आपको मिलेगी, और इस मेथड से जिंक भी इलेक्ट्रो रिफाइंड हो सकता है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो मेथड याद रखना से अच्छी है। अगेन इम्प्योर
metal is taken as an anode and pure metal is taken as a cathode. So this one is known as electrolytic refining. चलो एक बार पढ़ लेते हैं. So in this method, the pure metal is made to act as an anode, and a strip of the same metal in pure form is used as a cathode, and they are put in the suitable electrolytic bath containing the soluble salt of the same metal. मतलब अगर हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है तो CuSO4, Zn का करना है तो फिर ZnSO4 सॉल्यूशन हम यूज करेंगे, या ZnNO3 ट्वाइस, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन हम लेते हैं. So the more basic metal remains in the solution and the less basic ones to go to the anode mud. अब यहाँ पे देखो एनोड पे क्या होगा कि जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो तो सॉल्यूशन में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेटल्स कौन कौन सी, तो एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, silver, gold and Pt. So these metals are formed at the bottom of the anode. Anode के नीचे यहाँ पे आपको मिलेंगी ये सब metals. Okay, तो इस पार्ट पे आपको मिलेगी and this part is known as anode mud. Okay, इसका नाम है anode mud. तो चलो समझ में आ गया होगा सबको. सो कहां तक पहुंचे थे हम, हाँ. सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल एंड द गिब्स फ्री एनर्जी, विच यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन. आगे आ चुका है, हमारा बाकी है अभी, तो याद रखो, बाद में वो समझा दूंगा मैं. चलो एनोड पे ये रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी. यहाँ पे एन फॉर्म में लिखा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो पता नहीं है इसलिए. Copper is refined using the electrolytic method, and anodes are of the impure copper, and pure copper strips are taken as a cathode. And the electrolyte is acidified solution of the copper sulfate, and the net result of the electrolysis is the transfer of copper in pure form and from the anode to the cathode. एंड एनोड पे देखो ये रिएक्शन होगी, कैथोड पे देखो ये वाली रिएक्शन होगी. सो इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपोजिट एज एनोड मड एंड विच कंटेन्स ये सब लिस्ट एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड द प्लैटिनम. ओके, एंड द रिकवरी ऑफ दीज मेटल्स में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग. मतलब ये मेटल्स मिल रही है, मतलब तो ये जो रिफाइनिंग का जो कॉस्ट है वो अपना निकल जाएगा इसमें से, ये मेटल के फॉर्मेशन से. सो जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड है दिस वे. तो इसी मेथड से जिंक रिफाइन होती है. चलो नेक्स्ट. ओके, तो चलो इसका एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग समझाया. देखो बैटरी, यहाँ पे स्विच ऑफ है अभी, बीकर, और उसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन फिलअप किया है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यहाँ पे एनोड पे इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे प्योर कॉपर. ओके, जैसे हम ऑन करते हैं स्विच, वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पास होंगे. ओके, CuSO4 में दो आयंस है, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस. ओके, तो Cu दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और Cu2 प्लस चार्ज यहाँ पे बनेगा, और वो एडिशनल आया एनोड मड देखो नीचे मिल रहा है. ओके, और ये Cu2 प्लस क्या करेंगे, तो वो सोल्यूशन में जाएंगे. मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 रिमेन कांस्टेंट. ओके, और यहाँ पे Cu सॉलिड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, Cu2 प्लस यहाँ पे बना और यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. ओके, चलो सिंपल, लेकिन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट मेथड इज जोन रिफाइनिंग. जनरली जोन रिफाइनिंग तो विलियम जी प्लैन ने ये इन्वेंट किया था. ओके, मेथड का नाम है जोन रिफाइनिंग, एंड दिस प्रोसेस फॉर द प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड्स प्योरेस्ट सिलिकॉन मेटल. तो सिलिकॉन मेटल, क्योंकि उसमें जनरली सिलिकॉन का यूज पता है सोलर पैनल में होता है, वैसे बहुत जगह पे होता है. तो यहाँ पे एक
क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे बीच में हमने लिया है इम्प्योर यहाँ पे जर्मेनियम लिया है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, वैसे बहुत सारे मेटल्स को अल्ट्रा प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज होती है। यहाँ पे अंदर एयर हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स है वो मोल्टन स्टेट में अगर रहती है तो वो ज्यादा रिएक्टिव रहती है, तो फिर डायरेक्टली ऑक्साइड बना देगी। तो यहाँ पे हम इनर्ट गैस का अंदर लेयर रखेंगे। ये जो यहाँ पे बीच में दिया है वो सर्कुलर हीटर मतलब मोबाइल हीटर है, जिससे क्या होगा, जोन मतलब वो छोटे छोटे पार्ट करके वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, उनको ऐसे रोटेट करेगा। देखो यहाँ पे रोटेट विथ इंप्योरिटीज है, यहाँ पे इम्प्योर जर्मन रॉड दिया है, इनर्ट गैस का लेयर है अंदर। ओके, और ये है अपना सर्कुलर हीटर। अब सर्कुलर हीटर वो नीचे कंटिन्यूअसली धीरे 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 शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा, सब इंप्योरिटीज नीचे आपको मिल जाएगी। ओके, और ऐसे कंटिन्यूअसली फॉर्म होके वो क्या बनाएंगे, प्योर मेटल वो बना देंगे। तो वो जो नीचे बीच वाला पार्ट है वो मोल्टन जोन है, मतलब जोन करके फिर हर एक पार्ट को वो प्योर बनाता है। सो दिस वन इज अवर zone refining method of the purification, and generally this method is used for zinc and silicon and germanium. Okay, so next is zone refining. So in this method is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid state. सॉलिड स्टेट में वो इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल होनी चाहिए, लेकिन मोल्टन स्टेट में वो सॉल्युबल होनी चाहिए। A circular mobile heater is fixed at the one end on the rod of the impure metal, and the molten zone moves along with the heater, and which is moved forward. And as the heater moves forward, and the pure metal crystallizes out of the melt, and the impurities pass on to the एडजेसेंट मोल्टन जोन, मतलब जो कंटिन्यूसली शिफ्ट होगा, ये मोल्टन जोन है अपना, देख लो। ओके, और वो जहां जहां घूमेगा तो वहां वहां उतने पार्ट को मेल्ट करता रहेगा और फिर उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड द हीटर इज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में उसको हम डालेंगे, बंद करके फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे ही इस डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे, एक डायरेक्शन फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार ऐसे। ओके, सो एट वन एंड इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड, मतलब इम्प्योरिटीज सब यहाँ पे आपको एक साइड मिल जाएगी, and this end is cut off, and this method is very useful for the producing semiconductors and the other metals of the high purity, germanium, silicon, boron, gallium and indium. Okay, so germanium, silicon, boron, gallium and indium, so these metals can be purified by this zone refining method. ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रख रहे हैं। अच्छी तरह से ये लर्न करो, पूरा का पूरा जो भी करवाया है वो। ओके, एक बार लर्न साथ में होगा तो फिर आपको से जरा भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में वेपर फेज और फिर एक एक्सट्रैक्शन ले लेंगे। ओके, चलो तो फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।